आज हम चैप्टर नंबर 12 से प्रकाश की प्रकृति चैप्टर का नाम है, उससे हम एक अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे जिसका नाम है हाइगन के तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को आपको पूरा देखना है, तभी आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो अपने टॉपिक का नाम है हाइगन के तरंग सिद्धांत द्वारा हाइगन के तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। हाइगन के तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत मैंने आपको पहले करवा दिया था कि हाइगन ने क्या बताया था कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो कौन सी प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति होती है। तो वो तरंग प्रकृति की पुष्टि हम करेंगे हाइगन के तरंग सिद्धांत द्वारा प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हम करेंगे कि तरंग प्रकृति के द्वारा हम किस प्रकार से अपवर्तन की घटना को समझा सकते हैं। तो अपवर्तन की घटना को समझाने के लिए हम क्या कर लेंगे कि स्नेल का नियम स्थापित कर देंगे कि साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 बटा N1। तो उस घटना से हम ये बता देंगे कि हाइगन की तरंग सिद्धांत द्वारा जो प्रकाश की जो प्रकृति होती है वो तरंग प्रकृति होती है, ये घटना है अपने अपवर्तन की व्याख्या। तो आपको देखना इस प्रकार से किस प्रकार से हम इसको करेंगे, इस टॉपिक को आपको पूरा देखना है। देखना ये अपने पास एक अपवर्तक पृष्ठ है, यानी कि इस पृष्ठ के ऊपर ही क्या होगा, अपवर्तन होगा। ये अपवर्तक पृष्ठ है और अपवर्तन की घटना हमें पता ही है कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन ही कहते हैं। तो ये जो अपवर्तक पृष्ठ है ये दो माध्यमों को अलग कर रही है। यहाँ पर माध्यम एक है, यहाँ पर माध्यम एक है और यहाँ पर है दूसरा माध्यम। यहाँ ये अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यमों को अलग कर रही है। जो माध्यम एक में जो प्रकाश का वेग है वो मान लेते हैं v1 है और जो दूसरे माध्यम में जो वेग है वो हम मान लेते हैं v2 है। और इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो अपवर्तनांक हम मान लेते हैं N1 और इस माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो हम मान लेते हैं N2 है। अब हम देखना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के जो मैंने 3 अभिग्रहित आपको लिखवाए थे वो 3 अभिग्रहित आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और इस अपवर्तक पृष्ठ को हम नाम दे देते हैं x और x'। इस अपवर्तक पृष्ठ को हमने x x' नाम दे दिया है। अब इस जो अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर एक तरंगाग्र है, ये एक तरंगाग्र है जिसको हमने नाम दिया है A और B। ये तरंगाग्र AB इस अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर तिरछा आपतित हुआ है। इस प्रकार से ये जो तरंगाग्र AB है ये इस अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर तिरछा आपतित हुआ है। तरंगाग्र AB अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर तिरछा आपतित हुआ है। अभी जो तरंगाग्र का जो प्रत्येक बिंदु है यानी कि बिंदु A और B, अब जैसे ये तरंगाग्र इस बिंदु A पर आएगा इस तरंगाग्र से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होने लग जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित करता है। तो जो बिंदु A और B से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलनी स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि बिंदु A और B से और प्रकाश निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही प्रकाश B से लेके इस सतह पर पहुंचेगा, क्योंकि हमें पता है कि प्रकाश B है वो अभी तक इस सतह के ऊपर नहीं पहुंचा है, ये सिर्फ इस सतह के ऊपर ही पहुंचा है। और यहाँ पर हम एक अभिलंब भी डाल देते हैं, ये एक अभिलंब हमने डाल दिया है।
ये एक आपतित हुआ है, इसको आपतित तरंगागर हम बोलते हैं। ये जो AB है ये आपतित तरंगागर है, आपतित तरंगागर। अब जितने समय में ये जो तरंगागर B है ये B डैश पर पहुंचेगा, जितने समय में द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर B से B डैश पर पहुंचेंगी उतने ही समय में A से लेकर ये तरंगिकाएं हैं A डैश के ऊपर पहुंच जाएंगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर तो ये तरंगिकाएं, ये जो तरंगागर AB यहाँ पर आपतित हो गया है। अब इस बिंदु A और B से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने स्टार्ट हो जाती है, यानी कि यहाँ से और प्रकाश निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर माध्यम चेंज हो रहा है, यहाँ पर माध्यम अलग है, यहाँ पर माध्यम अलग है, तो जो प्रकाश की किरण, ये जो प्रकाश की किरण है ये अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। ये प्रकाश की किरण है अपने पथ से हो जाएगी विचलित, यानी कि ये A से लेके जितने समय में ये जो A है ये A डैश पर पहुंचती है, यानी कि द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर जितने समय में A से लेके A डैश पर पहुंचती है उतने ही समय में B से लेकर B डैश पर पहुंचती है, उतने ही समय में B से लेकर B डैश पर पहुंचती है। यानी कि कहने का मतलब है कि A और A डैश का जो समय है वही B और B डैश का समय है। अगर ये समय T1 लगेगा तो ये समय भी कितना लगेगा, T1 ही लगेगा। ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। जितने समय में B B डैश पर पहुंचा है उतने समय में A है वो कहाँ पर पहुंचेगा, A डैश के ऊपर पहुंचेगा। अब अगर हम A डैश और B डैश को मिलाएं तो ये अपना A डैश B डैश बनेगा, ये बनेगा अपवर्तित तरंगागर, अपवर्तित तरंगागर। A डैश B डैश को हम बोलते हैं अपवर्तित तरंगागर। इस प्रकार से ये जो ये आपतित तरंगागर है, ये जो A और B है अपना ये आपतित तरंगागर है, इसलिए हम इसको आपतन कोण नाम देंगे I और ये कोण हो जाएगा R। और ये जो A डैश है वो B डैश के बराबर में होगा। जितना समय A है वो A डैश पर पहुंचता है उतने समय में B है वो B डैश के ऊपर भी पहुंचता है। तो ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से पहले समझ में आना चाहिए। दोबारा से देखना, इसमें क्या बताया है कि अपने पास X और X डैश ये एक अपवर्तक पृष्ठ है जो दो माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकंड को अलग करता है। जो माध्यम फर्स्ट है उसमें जो वेग है, ये जो किरण आ रही है उसका वेग है v1, अपवर्तनांक है n1। तो दूसरा जो माध्यम है उस माध्यम में वेग है v2 और अपवर्तनांक है n2। पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए। अब हमने क्या किया है कि जो अपवर्तक पृष्ठ है x डैश, इस अपवर्तक पृष्ठ के ऊपर एक तरंगागर A और B, ये तरंगागर आ AB, ये अपने पास एक तिरछा आपतित हुआ है AB तरंगागर। तो जैसे ही तरंगागर आपतित होगा ये तरंगागर का जो प्रत्येक बिंदु है, प्रत्येक बिंदु A और B से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि इससे जो और प्रकाश निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही प्रकाश B से लेके B डैश पर पहुंचेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि ये A के ऊपर तो पहले पहुंच चुका है, ये सिर्फ इस सतह के ऊपर नहीं पहुंचा है B डैश के ऊपर, तो जितने समय में ये B डैश पर पहुंचता है उतने ही समय में बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलकर बिंदु A डैश के ऊपर पहुंच जाती है। यानी कि B और B डैश A डैश दोनों का समय क्या होगा, बराबर होगा। जितने समय में B डैश पर पहुंचता है उतने समय में A डैश पर पहुंचता है। ठीक है। अब जैसे हम A डैश और B डैश को मिलाएंगे ये अपने पास बनेगा अपवर्तित तरंगागर, और ये आगे इसको हम बढ़ा सकते हैं और इसको भी हमने, क्योंकि माध्यम चेंज हो रहा है तो ये प्रकाश की किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है, तो ये प्रकाश की किरण को विचलित कर दिया है। तो ये डायग्राम इस प्रकार से बनाया है। अगर हम B डैश की जो चली गई दूरी हम निकालें तो देखना किस प्रकार से निकाल सकते हैं। B डैश दूरी अपनी होती है चाल गुणा समय। जो पहले माध्यम में जो चाल है वो है v1 और समय हम मान लेते हैं सिर्फ t है, समय हमने मान लिया t, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है। दूसरा A और A डैश कितनी दूरी तय करी है तरंगागर ने, तो दूरी होती है चाल गुणा समय। चाल है दूसरे माध्यम में v2
और समय कितना है t। इसको हमने लिख दिया है समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये क्या है कि बी बी डैश की जो चली गई दूरी है हमने ये निकाल ली है। दूरी होती है चाल गुणा समय। चाल है माध्यम फर्स्ट में v1 और समय मान लिया हमने t। इसी प्रकार दूसरे माध्यम में जो चाल है वो है v2 और समय कितना है t। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया है, इसको समीकरण नंबर लिख दिया है 2। और ये दोनों होंगे बराबर। ए डैश वो किसके बराबर में होगा, बी बी डैश के बराबर में होगा, क्योंकि दोनों की जो दूरी है वो समान आएगी। ठीक है, अब देखना मैं त्रिभुज ले रहा हूं ये ए बी बी डैश, त्रिभुज ए बी बी डैश में, ये त्रिभुज है ए बी बी डैश में। यहां से हम निकालेंगे साइन आई, और साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो जो थीटा है उसके सामने की भुजा लंब होती है, ये थीटा है और इसके सामने की भुजा लंब है, यानी कि बी बी डैश, बी बी डैश लंब बटा कर्ण। कर्ण है इसका ए बी डैश, ए बी डैश। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब नेक्स्ट त्रिभुज हम ले रहे हैं ए बी डैश ए डैश, त्रिभुज ए बी डैश ए डैश में। यहां से हम निकालेंगे आर, साइन आर, साइन आर लंब बटा कर्ण। ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब, तो ए डैश इसका लंब है, ए डैश लंब बटा कर्ण, इसका भी यही होगा सेम ही, ए बी डैश। इसको हमने लिख दिया है समीकरण नंबर 4। समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देंगे, समीकरण 3 भाग में समीकरण 4। समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देंगे तो अपने पास में क्या आएगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर, समीकरण 3 क्या है, बी बी डैश बटा ए बी डैश। भाग देंगे तो ये अपने पास ऊपर चला जाएगा ए बी डैश और नीचे आ जाएगा ए डैश। ठीक है, ए बी डैश से ए बी डैश कैंसिल हो गया है, तो साइन आई बटा साइन आर बराबर अपने पास में बचा है बी बी डैश अपॉन ए डैश। या फिर हम इसको लिख सकते हैं साइन आई बटा साइन आर, बी बी डैश का मान अपने पास समीकरण 1 से है v1t, तो समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं v1t बटा साइन आर, और साइन आर है ए डैश और ए डैश का मान है v2t। यहाँ से हमने लिख दिया है v2t। अब ये t से ये t कैंसिल हो गया है, अपने पास में क्या बचा है, साइन आई बटा साइन आर बराबर है v1 बटा v2। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 5। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आपको बता देना है। सरल काम हमने यहाँ पर किया है, बी बी डैश का मान निकाला है, ए डैश का मान निकाला है, दोनों त्रिभुजों से साइन आई और साइन आर का मान निकाला है, समीकरण 3 में 4 का भाग दिया है, अपने पास समीकरण 5 आ गई है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम ये मान लेते हैं कि माना प्रथम जो माध्यम है उसका अपवर्तनांक है n1 और जो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो है n2। यहाँ पर हम लिखेंगे माना प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक, प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक n1 व दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक n2 हो तो अपवर्तनांक की परिभाषा से, अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होती है कि निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग के अनुपात को ही हम अपवर्तनांक कहते हैं। ये बात हम चैप्टर नंबर 11 के चैप्टर में हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अपवर्तनांक की परिभाषा कि निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को ही हम बोलते हैं अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक की परिभाषा n1 तो है इस माध्यम में जो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है वो तो हमें पता है c होता है, बटे माध्यम में प्रकाश का वेग, माध्यम में प्रकाश का वेग हमने क्या मान रखा है, v1 मान रखा है, तो c बटा आ जाएगा v1। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 6। और इसी प्रकार n2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस माध्यम में प्रकाश का वेग यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग c है, माध्यम में प्रकाश का वेग हमने v2 मान रखा है बटे v2। इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 7। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे समीकरण
7 में हम समीकरण 6 का भाग दे देंगे। समीकरण 6 में 7 का भाग देंगे तो अपने पास क्या आएगा, n2 बटा n1 बराबर c बटे v1 गुणा v2 बटा c। तो c से c कैंसिल हो गया है, ये अपने पास इस प्रकार से आएगा। क्योंकि हम समीकरण 7 में और 6 का भाग दे रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, n2 बटे n1 समीकरण 7 c बटा v2 इंटू समीकरण 6 v1 चला जाएगा ऊपर तो v1 बटा c। तो c से c कैंसिल, n2 बटे n1 बराबर में अपने पास आया है v1 बटा v2। इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 8। n2 बटा n1 अपने पास आ गया है v1 बटा v2। अब ये जो v1 बटा v2 है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, n2 बटा n1 लिख सकते हैं। तो देखना समीकरण 5 से, समीकरण 5 से, समीकरण 5 है साइन आई बटा साइन आर बराबर v1 बटा v2, और v1 बटा v2 की जगह हम लिखेंगे n2 बटा n1, n2 बटा n1। और ये ही अपने पास किसका नियम होता है, स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम, जो प्रकाश के अपवर्तन की घटना की पुष्टि करता है। क्योंकि हमने जब अपवर्तन पढ़ा था तो अपवर्तन का नियम में हमने ये भी पढ़ा था कि जो स्नेल का नियम है ये भी अपवर्तन का ही नियम है। अपवर्तन के नियम के आपतन कोण, आपतित किरण, अपवर्तित अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है n2 बटा n1। इसको हम बोलते हैं स्नेल का नियम। ये हमने अपवर्तन की घटना में पढ़ा था चैप्टर नंबर 11 में, जब हमने अपना प्रकाश के अपवर्तन का नाम का टॉपिक किया था तब। तो स्नेल का नियम आ गया। तो इससे हम ये बता सकते हैं कि जो हाइगेन का तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या करता है। यानी कि साइन आई बटे साइन आर बराबर आ गया n2 बटा n1, और यही अपना होता है स्नेल का नियम। तो ये टॉपिक अपना था। दोबारा से हम बता रहे हैं समीकरण 5 से आगे का, कि हमने ये मान लिया कि प्रथम माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो है n1 और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हमने मान लिया n2। अब हम अपवर्तनांक की परिभाषा से करेंगे। अपवर्तनांक की परिभाषा होती है निर्वात में प्रकाश का वेग बटा माध्यम में प्रकाश का वेग। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है c, जिसका मान हमें पता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। तो माध्यम 1 में प्रकाश का वेग हमने कितने मान रखा है, v1 मान रखा है, c बटा v1। इसी प्रकार n2 बराबर c बटा v2। समीकरण 7 में अगर हम 6 का भाग देंगे तो अपने पास आएगा n2 बटा n1 बराबर v1 बटा v2, और ये मान हम समीकरण 5 में रखेंगे तो अपने पास में आएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 अपॉन n1, और ये अपना पास स्नेल का नियम होता है। अब हम इससे ये बता सकते हैं कि जो हाइगेन का तरंग सिद्धांत है वो प्रकाश के अपवर्तन की पुष्टि करता है। तो ये टॉपिक अपना था, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो आप भी इसको अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस है वो कर लेनी है।